एक वक्त की बात है जब अंग्रेजों का भारत देश पर कहर फैला हुआ था। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता वो उसे अपने बदबूदार तहखाने में डाल देते। आखिर कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी? यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं। कुछ दिन बाद हम यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से जाकर करेंगे भी क्या? मैं तो सबसे पहले अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। पिछले 14 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है। कमल और करिया अंग्रेजों के झूठे इल्जामों की वजह से कैद हो गए थे। पूरे 14 साल तहखाने में बिताने के बाद आखिर उनके छूटने का दिन आ गया था। दोनों बेहद ज्यादा खुश थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबक सीख कर जाओगे और तुम भी उम्मीद करना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कमल और करिया तहखाने से छूटकर सीधा अपने घर चले जाते हैं। दोनों एक ही कस्बे के रहने वाले थे। कमल अपनी बेटी और परिवार से मिलने के लिए बेहद खुश होता है और जैसे ही घर जाता है वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ एक टूटा फूटा मकान है। सुषमा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। कुछ देर आवाज लगाने पर भी वहाँ कोई नहीं आया। तब गांव के घुमक्कड़ चाचा जान ने कमल से कहा, कौन हो तुम बेटा और किसे आवाज लगा रहे हो? अरे घुमक्कड़ काका, आप तो बूढ़े हो गए हैं। मुझे पहचाना? मैं कमल, मैं अभी जेल से छूटा हूँ। अरे आओ आओ कमल बेटा आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ है? मेरी आंखें उनको देखने के लिए तरस गई हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे घर का बुरा हाल था। सुषमा बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती थी और तुम्हारी बेटी पढ़ाई के लिए तरस रही है। मालिक ने हमारे परिवार का बहुत बुरा हाल किया है। मैं क्या करूं जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे? लेकिन ये दोनों है कहाँ? तुम्हारी बेटी और बेगम हमारे गांव के उस जंगल के पास रहते हैं। आजकल सुषमा वहां लकड़ियां काटकर अपना घर चला रही है। जाओ जाकर मिल लो। चाचा जान की बात सुनते ही वो अपने परिवार से मिलने के लिए जंगल की तरफ चला गया। वहां जाकर अपने परिवार को बुरे हालातों में देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सुषमा, देखो मैं आ गया। चलो घर चलते हैं। कब आए हैं आप? जब हमारा परिवार ही नहीं बचा, मुझे क्या करेंगे उस घर में ले जाकर? वहाँ ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने जैसा कुछ बचा है। तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो और पायल को भी साथ ले लो। नहीं अब्बूजान, मुझे तो आपको अब्बूजान कहने में भी शर्म आ रही है। सबने ताने मार मार के ये हालत कर दी है हमारी। अब आप मुझसे तभी मिलने आना जब आप काबिल बन जाना। कमल अपने परिवार को बिखरता हुआ देख चुका था। वो वहाँ से चुपचाप मायूस होकर वहाँ से चला जाता है और ये सारी बातें करिया को बताता है। मैं जानता हूँ दोस्त, हम अपने देश के लिए जेल गए और देश आज हमारा ये हाल कर रहा है। क्यों ना हम नौकरी ढूंढे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा तो काम मिल ही जाएगा। कमल और करिया कई जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन उनके तहखाने जाने की वजह से कोई भी उन्हें काम नहीं देता। पूरा कस्बा गांव सब छान मारा, कहीं कोई काम नहीं है। चलो वहाँ देखें, वहाँ एक खाने का होटल नजर आ रहा है। जाकर देखते हैं, कहीं वहाँ कुछ काम वाम मिल जाए। कमल और करिया वहाँ जाकर काम मांगने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ की मालकिन उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से। तुम चोरों का क्या भरोसा? कहीं मेरे यहाँ ही डाका डाल दिया तो? चले जाओ यहाँ से। करिया और कमल वहाँ से भी निराश होकर चले जाते हैं। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तब कमल कहता है, ये सब उस जेल की वजह से हुआ है। ना हम जेल जाते ना ये सब होता। तो चलो उसी जेल के पास। कमल और करिया उस तहखाने के पास जाते हैं जहाँ वो 14 साल से रह रहे थे और वहाँ जाकर उसी अंग्रेज जेलर से कहते हैं, तुमने हमें बेमतलब के 14 साल जेल में रखा, जिस वजह से ना तो हमारे पास काम है और ना ही खाना। और हमारा परिवार तो हमसे मिलने से भी डर रहा है।
तुम जैसे 2 कौड़ी के कैदी फिर से जेल में आ गए। तो तुम क्या चाहते हो? तो तुम्हें हम और क्या दे? आप हमें काम दीजिए और क्या, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसे से मिल कर। हमेशा तुम्हारे जैसे कैदी यहाँ आकर काम की भीख मांगते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे और है? क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ मिलेंगे? खुद जाकर देख लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। कमल और करिया सारे बेरोजगार तहखाने के कैदियों को ढूंढने लगे। देखते ही देखते कई सारे कैदी जमा हो जाते हैं। कमल उनसे कहता है, हम सबके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर हम मिलकर कुछ काम करें तो हमारे पास बहुत सारा काम आ जाएगा। लेकिन कमल भाई, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ आता है और ना ही कुछ सामान है करने के लिए। बिल्कुल, हमें तो आवाम ने भी ठुकरा दिया है। इन सब के बीच अब नया क्या करे? तुम सब बस खाना खाना जानते हो क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं। लानत है तुम सब पर। लेकिन ये खाना बनाना भी जानता है। खाने पीने से याद आया कि हम एक होटल खोल सकते हैं, जिससे हम सब लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमा सकते हैं। नहीं, ये सब मत करना, मैं राजी नहीं हूँ। कमल भाई, हम कुछ राशन उधार लेकर अपना होटल खोल सकते हैं। हमें बस अच्छी जगह की तलाश है। जगह की चिंता मत करो, मेरे गांव का घर किस दिन काम आएगा। हम कल ही वहाँ पर जेल होटल खोलेंगे। सारे जेल के भाई लोग मिलकर उस होटल को चलाएंगे। करिया और कमल ने मिलकर कमल के घर को तहखाने जैसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो गांव के बिल्कुल पास में ही था। सारे कैदी अलग अलग कस्बों में जाकर अपने रेस्टोरेंट का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते कुछ वक्त बीत चुके थे। कमल का रेस्टोरेंट चलने लगा था। कमल और उसके साथी कैदियों की मेहनत रंग ला रही थी। भाईजान, क्या आप मुझे मक्के का पराठा और सरसों की सब्जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मिलेगा ना। आप वहाँ जाकर टेबल पर बैठ जाइए। तहखाने जैसा रेस्टोरेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें वहाँ जैसा ही खाना दो। याद रखना, मैं बेहद खतरनाक हूँ। एक तरफ सारे कैदी बेहद खुश थे कि अपनी सजा काटने के बाद यही एक वक्त था जहाँ वो अपने परिवार से फिर से जुड़ने लगे थे। कमल का परिवार भी उसके रेस्टोरेंट में आकर मेहनत करने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ तहखाने के जेलर को कैदियों के इस व्यापार के बारे में पता चल गया था। मैंने सुना है कि जेल से छूटे हुए कैदी कुछ हलचल कर रहे हैं। क्या करे मालिक, इन्हें फिर से अंदर कर दे। हमें इनकी गुलामी ही चाहिए। इन्हें मिलावट का खाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। और वैसा ही हुआ। जेलर और उसके सिपाही अगले दिन ही कमल के रेस्टोरेंट में पहुंचकर उनको मिलावट का सामान बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करने आ जाते हैं। मैं तुम सबको नकली जहरीला खाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुम 2 कौड़ी के लोग जेल में ही रहना डिजर्व करते हो, ना कि जेल के बाहर। और जैसे ही अंग्रेज जेलर और उनके सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने लगे, सारे कस्बे वाले इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वरना मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। अंग्रेज के इतना कहते ही घुम्मट चाचा जान ने अपने थैले में रखा अगरबत्ती का पाक राख निकालते हैं और उनसे कहने लगते हैं, ये मेरे हाथ में जो जादुई अगरबत्ती का राख दिख रहा है ना, ये जादुई है। अगर इसे मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मैं सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। घुम्मट चाचा जान ने उन अंग्रेजों पर वो पाक राख छिड़क दी, जिससे अंग्रेजों को दिखाई देना बंद हो गया। अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। अभी सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है, चले जाओ वरना सब बंद हो जाएगा। घुम्मट चाचा जान के पाक राख ने कमल के रेस्टोरेंट को बचा लिया। सारे कस्बे वालों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया और उन्हें अपने कस्बे से मार भगाया। पवन और सोनू 2 सगे भाई थे। उनकी माँ ने मरने से पहले पवन को सोनू की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि पवन चतुर था और सोनू बहुत ही सीधा था। मेरे बच्चों,
मेरा अंत समय आ गया है और मुझे सोनू की चिंता होती है। वो बहुत भोला है, उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, और ऊपर से वो एक पैर से अपाहिज भी है। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। मेरा वक्त अब आ गया है। मैं तेरे अब्बू के पास जा रही हूँ। अब सोनू की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। जो हमारी जमीन है उसमें खेती बाड़ी करना और अपना जीवन व्यतीत करना। सोनू का ख्याल रखना। ये कहकर सोनू के माँ की मृत्यु हो जाती है। सोनू को बहुत दुख होता है। पवन को अम्मी के जाने का दुख तो होता ही है, परंतु उसे बहुत खुशी भी होती है कि उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है और अब वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करेगा। अम्मा गई तो गई, मगर अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे देकर चली गई। इस अपाहिज सोनू को मैं कब तक ढोता रहूंगा? मेरा भी परिवार होगा, मेरे भी बीवी बच्चे होंगे, तो क्या मैं जिंदगी भर इस अपाहिज सोनू को अपने साथ रखूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पवन सोच रहा था कि वो सोनू को अपने से दूर कैसे रखे। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोनू को आवाज देता है। देख सोनू, अम्मा तो हमें छोड़कर चली गई और तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर चली गई। अब इतनी बड़ी जमीन है, इसको मैं अकेला कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे तो खेती करनी भी नहीं आती। मैं भला इतनी बड़ी जमीन पर खेती कैसे कर पाऊंगा? ये तो मुझे आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी अम्मा के साथ खेत पर गया भी नहीं था। पूरा दिन तू ही तो उनके साथ खेत पर जाया करता था। माँ मुझे खेती करने ही नहीं देती थी, बस पढ़ाई करने को कहती रहती थी। भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं पूरी जमीन संभाल लूंगा। आप अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए। सोनू, तुम कितने अच्छे हो। तुमने खेतों की जिम्मेदारी लेकर मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। तुम खेत संभालो, मैं पढ़ाई संभालता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अब जमीन की तरफ जाता हूँ। सोनू कड़ी धूप में खेती करता है। वो खेत में चने की दाल और गेहूं उगाता है, जो कि बहुत अच्छी फसल के रूप में उभर कर आते हैं। उन्हें देखकर सोनू बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो भागा भागा पवन के पास जाता है। अरे ठहर जा, क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है? ऐसा क्या हो गया कि तू इस तरह भागता हुआ आ रहा है? वैसे तो तू चल भी नहीं पाता, लेकिन अब हवा से बातें कर रहा है तू। भैया, बात ही कुछ ऐसी है। देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। गेहूं की बालियां कितनी अच्छी हुई हैं। हवा में ऐसे लहरा रही हैं जैसे सोना। चने की दाल और गेहूं बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। अच्छा, क्या बात है? पवन जब खेत में गेहूं और चने की दाल देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अगर ये सोनू यहाँ पर रहेगा तो मुझे इसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा चना और गेहूं देकर इसको रफा दफा कर देता हूँ। देख सोनू, तूने मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कब तक तेरा बोझ उठाऊंगा? तू अपने हिस्से के चने और गेहूं लेकर अब मेरा पीछा छोड़ दे। भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अम्मी ने आपको और मुझे साथ रहने को कहा था। अम्मा इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए अब तू भी मेरी जिंदगी से रफा दफा हो जा। पवन सोनू को धक्के मारकर भगा देता है। सोनू परेशान होकर एक नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अनिल वहां आ जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। सोनू सारी बात अनिल को बता देता है। अनिल उसकी परेशानी देखकर सोनू को उसके साथ अपने घर पर चलने को कहता है। यार, मुझे अपने भैया से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊंगा? ये मुट्ठी भर गेहूं और चने लेकर मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? गलती तो वैसे भाई की भी नहीं है। मुझ जैसे अपाहिज और मंद बुद्धि को वो अपने साथ भला रखेंगे भी क्यों? तू फिक्र क्यों करता है? तू मंद बुद्धि नहीं है, बल्कि बहुत सीधा है और हर किसी को अपनी खासियत के बारे में पता नहीं होता। अब करूं भी तो मैं क्या करूं? तू फिक्र मत कर, मेरे घर चल।
मेरी माँ ने आज अच्छे पकवान बनाए हैं। आजा, मैं तुझे खिलाता हूँ। सोनू के बहुत मना करने पर भी अनिल उसे अपने साथ घर ले जाता है और घर ले जाकर दाल पकवान खिलाता है, जो सोनू को बहुत पसंद आती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, जी कर रहा है बस खाए जाऊं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, क्यों न तो इन दाल और गेहूं का इस्तेमाल दाल पकवान बनाने के काम में कर। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है। तू इसकी फिक्र मत कर, उसका बंदोबस्त मैं करा देता हूँ। अनिल सोनू की मदद करता है और उसकी मदद से सोनू दाल पकवान बनाता है, पर वहाँ कोई भी ग्राहक दाल पकवान खाने नहीं आता। तभी एक बुढ़िया वहाँ पर आती है और उससे खाना मांगती है। अम्मा जी, आज ही दुकान शुरू की है, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। आप आई हो मेरी पहली ग्राहक, मैं आपको दाल पकवान जरूर खिलाऊंगा। पर बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बहुत कीमती चीज है, वो है आपकी दुआएं। आप बस अपनी दुआएं दीजिए और ये दाल पकवान खाइए। बुढ़िया दाल पकवान खाकर बहुत खुश होती है और वो अपनी पोटली में से थोड़ी सी चने की दाल निकालकर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये चने की दाल है, इसे मेरी दुआएं समझकर अपने पास रख लो और इसे अपनी दाल में मिला लेना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सोनू फिर से दाल पकवान बनाता है और बुढ़िया के दिए हुए दाने उस दाल पकवान में डाल देता है। जैसे ही दाल बनती है, ग्राहकों की कतार लग जाती है और शाम तक उसकी बहुत आमदनी होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मुझे तो विश्वास नहीं होता, एक ही दिन में मुझे कितनी बरकत हो गई है। कल तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। ये सब तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने जो उस बुढ़िया को खाना खिलाया था ना, उसके बदले में जो दाल उसने तुम्हें दी थी, ये उसी दाल का असर है। वो दाल के रूप में तुम्हें दुआ देकर गई है, जिससे तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी कमाई होगी। अब ये दाल पकवान करिश्माई बन चुका है। सोनू ये जानकर बहुत खुश होता है और वो अपना काम जारी रखता है। दाल पकवान सबको पेट भर खिलाकर जब शाम को दाल पकवान बच जाता है, तो वो उसे उन लोगों में बांटता है जिनके घर उस शाम को चूल्हा न जला हो। वो गरीब लोगों में ये सारे दाल पकवान बांट देता है। अब उसकी दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होने लगती है और वो बेहद अमीर बन जाता है।